हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आयोग के द्वारा यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है किस पर। सी आंसर यहाँ पर सही है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्न कक्षाएं मतलब जो आपकी प्राथमिक कक्षाएं होती है, इसमें जो बालकों को शिक्षा दी जाती है, जो इसमें खेल विधि है किस पर आधारित है, तो बालक के विकास एवं वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। किससे संबंधित है? पठन विकार से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि डॉग लिखा है और यहाँ पर गॉड लिखा है, तो इसमें अंतर नहीं कर पाता है, उसको लगता है कि ये दोनों एक ही है, तो पठन विकार से संबंधित हो जाएगा। अगर आपसे गणितीय विकार में पूछा जाए, गणितीय विकार किससे संबंधित है, तो ये डिस्कैलकुलिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? डिस्कैलकुलिया से संबंधित है। डिस्कैलकुलिया से संबंधित है। आपके यूपी टेट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगर आपसे ये पूछा जाए डिस्थीमिया, डिस्थीमिया किससे संबंधित है? देखिए, विकार से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया किससे संबंधित है? तो ये तनाव से संबंधित है। और ये तनाव किस प्रकार का होता है? तो गंभीर तनाव, गंभीर तनाव से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और डिस्फेजिया, डिस्फेजिया किससे संबंधित है? तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। डिस्फेजिया ये किससे संबंधित है? तो बालक के बोलने, सुनने और लिखने में जो समस्या होती है उसको डिस्फेजिया कहते हैं। बोलने, सुनने और लिखने में। भाषा से संबंधित है, भाषा के लिखने, बोलने, लिखने, बोलने व सुनने से संबंधित है। आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जा सकता है, भाषा विकार किससे संबंधित है? तो ये डिस्फेजिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर कहा गया है कि विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, इनके लिए अलग से ये कहा गया कि विशेष विद्यालय होना चाहिए। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये भी कहा गया है विशेष विद्यालय, ये भी यहाँ पर गलत है। विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जो विद्यालय विशेष होगा तो वहां पर विशेष शिक्षक होंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो शिक्षा का प्रबंध होता है सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है क्या? अभिप्रेरण यहाँ पर बताना है क्या है। सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। नहीं, जब आप दूसरे से मोटिवेट होते हैं तो आपके अंदर रुचि उत्पन्न होती है, उत्सुकता बढ़ती है कार्य को करने के लिए। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। विभेदित करना ये भी यहाँ पर गलत है। एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, ये भी यहाँ पर गलत है। तो सही क्या है? डी आंसर। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, अब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि अगर क्लास 5 का बच्चा है और उसकी दृष्टि न्यून है तो आप क्या करेंगे? निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। यहाँ पर माफ करने की बात की गई है कि अगर निम्न स्तर का बालक कार्य करता तो आप उसे माफ कर देंगे, ये यहाँ पर गलत है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, ये भी यहाँ पर गलत है। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। विशेष बर्ताव यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। विशेष बर्ताव अगर कहीं पर आ जाता है तो पॉइंट आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो विशेष शब्द लगा होता है ये सामान्य बच्चों से अलग कर देता है। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। विशेष बर्ताव, डी आंसर गलत है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत
किया जा सकता है। अब यहाँ पर जब श्यामपट्ट पर आप लिखते हैं तो लिख रहे हैं तो वो सामने से दिख रहा है, सुनाई तो नहीं दे रहा है, श्यामपट्ट से कोई वॉइस आती है नहीं आती है, तो दृश्य साधन हो गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दृश्य साधन। श्रव्य साधन नहीं होगा, सुनन। अगर यहाँ पर डिजिटल बोर्ड होता तो यहाँ पर श्रव्य साधन हो जाता, लेकिन अगर श्यामपट्ट है, ब्लैक बोर्ड है आपका, तो ये आप यहाँ पर सिर्फ देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जैसे कि है मानचित्र, यहाँ पर क्या है, मानचित्र, मानचित्र। इसके बाद में रेखा चित्र, जहां पर आप सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, रेखा चित्र। और यहाँ पर मॉडल, ये सभी किसमें आ जाएंगे, दृश्य साधन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। और यहाँ पर आपका एक फीडबैक भी आ जाएगा, यानी कि प्रतिपुष्टि कौशल। यहाँ पर प्रतिपुष्टि कौशल, प्रतिपुष्टि कौशल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण। यहाँ पर स्पष्टीकरण, ये भी शिक्षण कौशल के अंतर्गत आएगा, स्पष्टीकरण कौशल। नेक्स्ट है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। अगर कोई बालक ऐसा है जिसने क्लास में प्रश्न पूछा है तो वो क्लास के बाद में अपने शिक्षक से मिल सकता है, तो वो मिल सकता है, अन्य बच्चे नहीं मिल सकते क्या, बिल्कुल मिल सकते हैं, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर बालक प्रश्न पूछता है तो उसको कक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये भी गलत है। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, बालक कोई भी हो प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सी आंसर सही है। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई शिक्षक है, उसने प्रश्न किया है और आप कह देंगे कि उत्तर ढूंढो, तो वो स्वतंत्र हो जाएगा उत्तर ढूंढने के लिए। इस प्रकार से आप उसे प्रोत्साहित करेंगे, ये गलत है। नेक्स्ट है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है किसने। सभी को पता है किसने किया है, फ्रॉबेल ने किया है, आंसर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और जो किंडरगार्टन खोला गया है सर्वप्रथम कहाँ पर खोला गया है, तो ये जर्मनी में खोला गया है। कहाँ पर, जर्मनी में। कब खोला गया है, 1840 ईस्वी में। किसके द्वारा, फ्रॉबेल के द्वारा खोला गया है। किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है, ये भी पूछा गया है। इसका अर्थ भी पूछा गया है आपके यूपी टेट एग्जाम में, तो इसका अर्थ क्या होगा, बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा। ये आपके यूपी टेट एग्जाम में इसका अर्थ पूछा गया है, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक अभिभावक विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है आप क्या करेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। देखिए उपेक्षा करना यहाँ पर गलत हो जाएगा, अभिभावक को लिखेंगे कि आपसे मिलने विद्यालय आए, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर पेरेंट्स विद्यालय नहीं जाते हैं तो टीचर को चाहिए कि वो घर पे पेरेंट्स से मिलने जाए, तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। देखिए कभी भी बच्चे को दंड नहीं देना है, आप उसे दंड देंगे कि आपके माता पिता क्यों नहीं आते हैं, आपके माता पिता आपको लेकर आना चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, कभी भी बच्चे को दंडित नहीं करना है। नेक्स्ट है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है क्या। यहाँ पर कहा गया है कि बहुत तरीके से, मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते, तो ये तो यहाँ पर गलत है। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, ये भी गलत है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, बचपन को ये कहा गया है कि प्रतीक्षा अवधि है, ये भी गलत है। बचपन क्या है, तो वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, ये आंसर यहाँ पर सही है। बचपन में बालकों में वृद्धि और परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है, शिक्षक को परामर्श दिया जाता है, ये यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा। बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर ये कहा गया है कि बच्चों को बोलना परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। जो पहले परीक्षा हुई है उसमें जो
प्रधान प्रश्न है आप उनको चिन्हित करेंगे और छात्रों को उत्तर देने की अनुमति देंगे तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। किसी भी तरीके से अच्छा करें, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ठीक है, जो आप एग्जाम लेंगे या आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें समान प्रश्न होने चाहिए। जैसे आपको पता है कि जब बुकलेट बनती है तो यहाँ पर ABCD ऐसा नहीं होता है कि ए में क्वेश्चन अलग कर दिए जाए, बी में अलग कर दिए जाए, तो ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन जितने क्वेश्चन आपको ए में मिलेंगे वही क्वेश्चन आपको बी में मिलेंगे। तो यहाँ पर डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित का मतलब क्या है? जहां पर यूनिटी नहीं होती है, जहां पर एकता नहीं होती है। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो देखिए किसमें नहीं कर पाता? स्वतंत्र अध्ययन में। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। कठिनाई किसमें करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में। नेक्स्ट है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? अगर एक छात्र बुद्धिमान है तब आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। बुद्धिमान है तो संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उससे अनुप्रेरित करेंगे, तो बिल्कुल सही है। जो बच्चा बुद्धिमान है, देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर जो बच्चा बुद्धिमान है आप उसको ही अनुप्रेरित करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को अनुप्रेरित करना चाहिए, लेकिन जिस कार्य में उसको रुचि है, जिस कार्य में उसका मन लग रहा है, उसी कार्य में आगे बढ़ाने के लिए अनुप्रेरित अवश्य करना चाहिए। तो सी आंसर यहाँ पर सही है। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, कि आपका बालक बुद्धिमान है। नेक्स्ट है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? चित्तवृत्ति का मतलब क्या है? कि क्लास में तो आ गए हैं लेकिन उनका मन नहीं है क्लास में, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे? नहीं, पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, यही करना है। तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। कभी भी बालकों को बाध्य नहीं करना है। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? ऐसा भी आपको नहीं करना है। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। देखिए अगर आप प्रधानाध्यापक को सूचित करते हैं तो कुछ बालकों में हीन भावना आ जाती है, क्योंकि आप क्या करेंगे? या तो आप उन्हें क्लास के बाहर कर देंगे या तो उन्हें दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं करना है। डी आंसर यहाँ पर सही है। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। अगर उनका मन नहीं लग रहा है तो उनका मन जिस टॉपिक में लग रहा है, जिस विषय में लग रहा है, आप उनके अनुसार विषय को पढ़ाएंगे। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहलाता है क्या? या क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। जैसे कि आपको पता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पियाजे की कितनी अवस्थाएं हैं? पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको पता हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। अभी आपको बताया किसके द्वारा पहचाना गया है? तो जीन पियाजे के द्वारा पहचाना गया है। डी आंसर यहाँ पर सही है। पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला यहाँ पर है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, और यह अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। इसके बाद में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये कब से कब तक मानी जाती है? तो 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। इसके बाद में आ जाइए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये कब से कब तक मानी जाती है? 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। इसके बाद में आ जाइए यहाँ पर चौथी अवस्था, औपचारिक अवस्था। औपचारिक
अवस्था, ये अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो 11 से 15 वर्ष मानी जाती है। 11 से 15 वर्ष की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक मतलब कोई भी इंटरफेयर ना हो, बिल्कुल कोई मतलब ना हो, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अग्र सक्रिय होना चाहिए, यहाँ पर बी आंसर आपका सही है। संवेदनात्मक या उदासीन, ये भी यहाँ पर गलत है, आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है बच्चों के बारे में। तो देखिए, अगर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास इसको अच्छे तरीके से परिभाषित करना है तो आप विद्यालय और कक्षा में कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति हो, तो ये तो यहाँ पर नहीं होगा। अनुप्रेरित यहाँ पर कहा गया है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ये भी यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, बिल्कुल सही है, आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कक्षा में पूर्ण निरस्ता, ये भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है क्या? शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर अगर रुचि बनाए रखना है तो बालकों से प्रश्न पूछते रहना चाहिए। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, प्रश्न पूछना। यहाँ पर कहा गया है कि सैंपट का प्रयोग करना, ये गलत है। चर्चा करना, ये भी गलत है। कहानी कहना, ये भी गलत है। अगर रुचि बनाए रखना है तो आपको प्रत्येक बालक से प्रश्न पूछना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो, तो डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये यहाँ पर गलत है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। जो खेल है, खेल के माध्यम से जो शिक्षक है कोई भी काम बालकों से करवा सकते हैं, काम आसान कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर गलत है। यह समय बिताने में सहायक होगा, नहीं, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। देखिए, अगर खेल का जो पीरियड होता है इसमें प्रत्येक क्लास के बालक बाहर आते हैं, क्लास से बाहर आते हैं, तो कुछ बालक जैसे आपस में, जैसे एक क्लास है, क्लास को यहाँ पे डिवाइड किया जाता है कि क्लास 9th ए 9th बी, इस प्रकार से। तो जब ये दोनों क्लास के बालक मिलेंगे तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आपस में संतुलन होगा, तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, परिवार एक साधन है। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, औपचारिक है या अनौपचारिक है या गैर औपचारिक शिक्षा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस प्रकार से विकसित कर सकता है? यहाँ पर कहा गया है कि महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। आप किसी महान व्यक्ति के बारे में बोलेंगे, इससे बालकों में सामाजिक मूल्य का विकास होगा, तो नहीं। अनुशासन के विकसित करना, अनुशासन, ये भी यहाँ पर गलत है। आदर्श रूप में बर्ताव कर, सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, ये भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यहाँ पर बताना है क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। देखिए, अगर आप कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे, मान लीजिए आपने कह दिया कि आपको ये करना है या आपको यही करना है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। कक्षा में समयानुवर्ती होना, ये भी यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, बिल्कुल सही है, आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? मतलब अगर कोई बालक बिगड़ गया है और उसे आपको एक सही दिशा में लाना है, तब आप क्या करेंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके नजर रखने से क्या होता है, अगर उसे बिगड़ना है तो वो बिगड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपको सुधारना है तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे कि नहीं, आपको बस यहीं पर इसी सीट पर बैठना है, कहीं और नहीं बैठना है। उसे सैंपट आदि साफ करने का काम देंगे, बिल्कुल सही है। अगर कोई बालक बिगड़ गया है, अति सक्रिय है,
तो उसको सही दिशा में लाने के लिए क्लास में आप क्या कर सकते हैं, श्यामपट्ट साफ करवा सकते हैं, जिससे वो आगे ऐसा कुछ भी नहीं करेगा कि उसे श्यामपट्ट साफ करना पड़े। तो सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है किस पर? तो उनके अभिभावकों की चित्त वृत्ति पर। जैसे उनके माँ बाप सोचते हैं उसी प्रकार से बच्चों की अभिवृत्ति होगी। ठीक है, जिस प्रकार से माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, उसी प्रकार से बच्चे सोचते, उसी प्रकार से रहते, उसी प्रकार से करते हैं। तो पहला आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बिठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर बताना है आप क्या करेंगे, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। एक शिक्षक ऐसा कभी नहीं कर सकता है कि अगर कोई बालक मंदबुद्धि का है तो वो उसे अपने कक्षा में नहीं बिठाएगा, तो ये यहाँ पर गलत है। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए बोलेंगे, ये भी यहाँ पर गलत है। आंसर आपका सी सही है। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे कि किस प्रकार से मंदबुद्धि बालकों को सिखाया जा सकता है। तकनीक का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौशल, स्किल आप डेवलप करेंगे, स्किल। ठीक है, यहाँ पर सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? साधन संपन्न शिक्षक की बात की गई, धन संपदा यहाँ पर नहीं होगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो धन संपदा यहाँ पर नहीं होगा। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना, ये भी यहाँ पर नहीं है। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। तो आपने यहाँ पर देखा है कि आयोग के द्वारा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसका रिवीजन जरूर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।